बात है साल 1793 की। जरा कल्पना कीजिए, फ्रांस एक भयंकर अराजकता और हिंसक दौर से गुजर रहा है। राजा को फांसी दी जा चुकी है, रिपब्लिक का शासन है, लेकिन देश अंदरूनी बगावत और बाहरी दुश्मनों से पूरी तरह घिरा हुआ है। और ठीक इसी अफरा तफरी के बीच से उभरता है एक ऐसा युवा तोपखाना अधिकारी जिसने विश्व इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। इटालियन कैंपेन के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जो नेपोलियन की लीडरशिप को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। फ्रांस की सेना के पास संसाधनों की भारी कमी थी और सैनिकों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। तब नेपोलियन ने एक ऐतिहासिक बात कही, तुम्हारे पास खाना नहीं है, लेकिन दुश्मन की घाटियां सोने से भरी पड़ी हैं, चलो उन्हें जीत लें। यह सिर्फ कोई साधारण बात नहीं थी, यह साफ दिखाता है कि वह कितना करिश्माई और अवसरवादी नेता था। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि निराश सैनिकों के भीतर जीत की आग कैसे लगानी है। राइज ऑफ अ यंग कमांडर। आइए देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के उस खूनी दौर में इस युवा अधिकारी ने अपनी पहली बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की। नेपोलियन की तरक्की की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। शुरुआत होती है 1793 के सीज ऑफ टुलोन से। टुलोन फ्रांस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था जिस पर विरोधियों और ब्रिटिश नेवी ने कब्जा कर रखा था। तब 24 साल के नेपोलियन ने अपनी बेहतरीन रणनीति से इसे वापस जीता और सच मानिए वो रातों रात पूरे रिपब्लिक का हीरो बन गया। इसके बाद 1795 में जब रॉयलिस्ट्स ने पेरिस की सड़कों पर विद्रोह किया तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तोपों से उन पर गोलाबारी कर दी। इतिहास में इसे विफ ऑफ ग्रेप शॉट कहा जाता है। और फिर 1796 में उसे इटली अभियान की कमान मिल गई। वहां उसने अपनी फुर्ती और अकल्पनीय स्पीड से ऑस्ट्रियाई सेनाओं को पूरी तरह धूल छटा दी। इजिप्ट टू पिनेकल ऑफ पावर। इटली जीतने के बाद उसकी महत्वाकांक्षाएं और भी बड़ी हो गईं और अब उसका निशाना यूरोप से बाहर की ओर था। अब ब्रिटेन को सीधे हराना तो बहुत मुश्किल था, तो नेपोलियन ने एक बहुत ही बोल्ड प्लान बनाया। उसने भारत तक जाने वाले उनके व्यापारिक मार्ग को काटने के लिए 1798 में इजिप्ट पर हमला कर दिया। जरा इन आंकड़ों को देखिए, 4000 सैनिक, 150 जहाज और सबसे दिलचस्प बात 160 वैज्ञानिक, इंजीनियर और आर्किटेक्ट। बिल्कुल सही सुना आपने, यह इतिहास का पहला साइंटिफिक मिलिट्री अभियान था। इसी मिशन के दौरान मशहूर रोजेटा स्टोन खोजा गया था। हालांकि ब्रिटिश एडमिरल नेल्सन ने फ्रांसीसी नौसेना को तबाह कर दिया और नेपोलियन वहां फंस गया, लेकिन विज्ञान और सैन्य रणनीति का ये जो तालमेल था वो सच में बेजोड़ था। तो एक सैनिक से पूर्ण राजनीतिक नेता बनने का यह सफर कैसा रहा? फ्रांस में उस वक्त जो डायरेक्टरी की सरकार थी वो पूरी तरह भ्रष्ट और अलोकप्रिय हो चुकी थी। नेपोलियन इजिप्ट से छुपते छुपाते वापस लौटा और 1799 में उसने एक शानदार बिना खून खराबे वाला तख्ता पलट गया। डायरेक्टरी को हटा दिया गया और वो खुद फर्स्ट कॉन्सल बन गया। मतलब अब सत्ता की पूरी चाबी सिर्फ एक इंसान के हाथ में थी, द ग्रेट एम्परर ऑफ यूरोप। फर्स्ट कॉन्सल बनने के बाद फ्रांस में स्थिरता तो आई, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। 1804 में नोट्रे डेम में एक नाटकीय राज्याभिषेक हुआ, जहां नेपोलियन ने पोप के हाथों से ताज छीनकर खुद पहन लिया, ये ऐलान करते हुए कि उसकी ताकत सिर्फ उसके अपने दम पर है। 1805 का बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिट्स, जिसे 3 सम्राटों का युद्ध भी कहा जाता है, नेपोलियन की मिलिट्री जीनियस का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ 73,000 फ्रांसीसी सैनिक और दूसरी तरफ रूस और ऑस्ट्रिया की 85,000 सैनिकों की विशाल गठबंधन सेना। नेपोलियन ने क्या किया? उसने जानबूझकर अपनी सेना को कमजोर दिखाया और पीछे हटने का नाटक किया। जैसे ही दुश्मन ऊंचाई से नीचे आए, नेपोलियन की रिजर्व सेना ने अचानक धावा बोल दिया। अपनी इस शानदार रणनीति से उसने एक बड़ी सेना को सिर्फ 9 घंटे में चकनाचूर कर दिया। फ्रांसीसियों को बहुत कम नुकसान हुआ और ये जीत हमेशा के लिए ऐतिहासिक बन गई। और इसके बाद की जो रफ्तार थी वो तो और भी चौंकाने वाली थी। उसने प्रशिया और रूस को लगातार कई युद्धों में हराया। और फिर आई 1807 की ट्रीटी ऑफ टिलसिट। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। नीमन नदी के बीचों बीच तैरते हुए एक मंच पर 2 सम्राट मिलते हैं और पूरे यूरोप को आपस में बांट लेते हैं। इस वक्त तक नेपोलियन निर्विवाद रूप से पश्चिमी यूरोप का मास्टर बन चुका था। कोई यूरोपीय सेना उसके सामने खड़ी होने लायक नहीं बची थी। डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज इन फॉल। कहते हैं ना कि जब शक्ति की कोई सीमा नहीं रहती तो पतन वहीं से शुरू होता है। आइए समझते हैं कि कैसे उसकी बेलगाम महत्वाकांक्षाओं ने उसके साम्राज्य में दरारें डाल दी।
नेपोलियन के पतन की सबसे बड़ी वजहों में से एक था कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ब्रिटेन को युद्ध में हराना नामुमकिन सा लग रहा था, तो नेपोलियन ने पूरे यूरोप में ब्रिटिश व्यापार पर ही रोक लगा दी। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक भूल साबित हुई। जब स्पेन ने इसका विरोध किया तो नेपोलियन ने अपने ही भाई को स्पेन के सिंहासन पर बैठा दिया। नतीजा, स्पेन में एक भयंकर विद्रोह भड़क उठा। पूरे देश में एक खूनी गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया, जिसने फ्रांस के सैनिकों और संसाधनों को बुरी तरह निचोड़ लिया। ये उसके साम्राज्य का एक ऐसा रिश्ता हुआ जख्म बन गया जो सालों तक नहीं भरा। और फिर हुई सबसे भयानक गलती, 1812 का रूसी अभियान। जब रूस ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम मानने से इनकार कर दिया तो नेपोलियन ने 6 लाख सैनिकों की विशाल ग्रैंड आर्मी के साथ रूस पर धावा बोल दिया। लेकिन रूसियों की रणनीति कुछ और ही थी। उन्होंने सीधे लड़ने के बजाय स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, यानी वो अपने ही गांव, खेत और अनाज जलाते हुए पीछे हटते गए। फ्रांसीसी सेना बिना राशन पानी के आगे बढ़ती रही, और फिर जब वापसी का समय आया तो रूस की जानलेवा -30 डिग्री की ठंड ने उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। सिर्फ 5,000। जरा सोचिए, उन 6 लाख सैनिकों में से जो पूरी शान से इस अभियान पर गए थे, केवल इतने से सैनिक जिंदा फ्रांस लौट पाए। यह खौफनाक आंकड़ा इस बात का सबूत है कि नेपोलियन को किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेलगाम महत्वाकांक्षा ने हराया था। उसका अजेय होने का जो भ्रम था, वो अब पूरी तरह टूट चुका था। रूस में हुई इस तबाही का फायदा उठाने के लिए पूरा यूरोप फिर से एकजुट हो गया। 1813 में जर्मनी के लाइप्जिग में बैटल ऑफ नेशंस लड़ा गया। संसाधनों की भारी कमी के चलते नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार अप्रैल 1814 में उसे अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी और उसे इटली के पास एक छोटे से द्वीप एल्बा में निर्वासित कर दिया गया। वॉटरलू एंड फाइनल फेयरवेल। लेकिन जो इंसान खुद को यूरोप का भाग्य निर्माता मानता हो, वो एक छोटे से द्वीप पर भला कैसे टिक सकता था? यहीं से उसके अंतिम संघर्ष की शुरुआत हुई। 1815 में नेपोलियन एल्बा से भाग निकला। जब फ्रांस के राजा ने उसे पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी तो वो निहत्था उन सैनिकों के सामने खड़ा हो गया और बोला, अगर कोई अपने सम्राट पर गोली चलाना चाहता है तो चला लो। और देखते ही देखते वो सारे सैनिक हथियार डालकर उसके साथ हो लिए। इसे इतिहास में द 100 डेज कमबैक कहा जाता है, लेकिन ये वापसी बहुत छोटी थी। 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में उसका अंतिम पतन हुआ। भारी बारिश से जमीन कीचड़ बन चुकी थी, तोपें धंस गईं, संदेश पहुंचने में देरी हुई और दुश्मन सेनाओं के एक परफेक्ट टाइमिंग वाले संयुक्त हमले ने नेपोलियन की सेना को हमेशा के लिए कुचल दिया। इस बार यूरोपीय शक्तियों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया। उसे सीधे सेंट हेलेना भेज दिया गया। ये अटलांटिक महासागर के बीचों बीच अफ्रीका तट से हजारों किलोमीटर दूर एक बिल्कुल सूना और चट्टानी द्वीप है। यहीं कैद में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिताते हुए 1821 में महज 51 साल की उम्र में इस महान योद्धा ने अपनी अंतिम सांस ली। नेपोलियन की स्थायी विरासत। एक इंसान के तौर पर नेपोलियन का अंत भले ही हो गया, लेकिन उसकी बनाई गई चीजें आज भी जिंदा हैं। आइए उसके इस स्थायी प्रभाव को समझते हैं। नेपोलियन ने दुनिया को असल में क्या दिया? 1804 का नेपोलियनिक कोड, जो आज भी यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों में नागरिक कानूनों की रीढ़ माना जाता है। उसने एक मेरिट बेस्ड सिस्टम यानी योग्यता आधारित प्रणाली को जन्म दिया, जहां बड़े पद वंश से नहीं बल्कि आपकी काबिलियत से मिलते थे। उसने शिक्षा को एक नया आकार देने के लिए लाइसी स्कूल सिस्टम बनाया। और सबसे दिलचस्प बात, उसने अनजाने में ही सही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को भड़का दिया, जिसने बाद में आधुनिक यूरोप के कई देशों को जन्म दिया। मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात करें तो नेपोलियन का कॉर्प्स सिस्टम आज भी दुनिया भर की सैन्य अकादमियों में पढ़ाया जाता है। सेना को छोटे स्वायत्त हिस्सों में बांटकर तेजी से आगे बढ़ना और मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ना, ये कला आज के मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रक्चर की नींव है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या नेपोलियन एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता था जिसने आधुनिक यूरोप की नींव रखी, या फिर वो एक ऐसा तानाशाह था जो अपनी असीमित महत्वाकांक्षाओं की आग में खुद को और पूरे यूरोप को भस्म कर बैठा? उसका उदय जितना शानदार था, उसका पतन उतना ही दर्दनाक। इस सवाल का जवाब शायद इतिहास के उन दोनों पहलुओं में छिपा है जिन्हें आज हमने विस्तार से खंगाला। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही एक और दिलचस्प विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।